अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है हम आपको देने जा रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। जो वजारतें हैं कहा जा रहा है सही तरह नहीं संभाली जा रही। फिर पंजाब गवर्नेंस की बात हो रही थी, जनरली गवर्नेंस की बात हो रही थी, ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसके बारे में बात जो है वो की जा रही है। एहतशाम साहब के पास आज जो है अंदर की खबर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें आप एहतशाम साहब हमें बताने वाले हैं कि क्या है, क्या वजह है, ये जो इमरान खान साहब जो है परेशान भी हैं, उनकी परेशानी की वजह क्या है, क्या ये न्यूज़ है, और आगे क्या जो हमें अफवाहें हम सुन रहे हैं, कुछ जो है तरदीद भी कर दी है हुकूमत ने कुछ चीज़ों की कि किसी को बदला नहीं जा रहा है, क्या होने वाला है, अंदर की खबर क्या है, बताइए। देखें सुंदर से ज़मीर, आज मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई है और ये बात उसका तनाज़र यही था कि जी आज जो एक पहले ख़बर आई थी कि जी 4-5 वज़ीर तब्दील हो रहे हैं, पोर्टफोलियो तब्दील हो रहे हैं, और फिर हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने जो है ना उसको डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें इस वक्त 3 चीज़ें बड़े वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर के मद्देनज़र हैं, और लफ्ज़ यूज़ किया गया कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डेस्परेट हैं, कि लफ्ज़ यूज़ किए गए। उनका कहना है कि मैं आया था कुछ करने के लिए और मैं अभी भी चाहता हूँ कुछ चीज़ें ठीक हों, लेकिन बार बार ये कहा गया और मुझे बताया गया कि स्टेटस को नहीं टूट रहा। और पहले तो बात ये हो रही थी कि जी पंजाब और पार्टी फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं ज़मीन साथ नहीं दे रही थी। अब कहा जा रहा है कि पार्टी के लोग भी और वज़रा भी बड़ी तेज़ी से उस स्टेटस को का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को परेशानी अब ये शुरू हो गई कि भाई हम तब्दीली कैसे लेके आएंगे। 9 माह का पीरियड हो चुका है। पहले कहा गया जी कि कोई 1 साल का पीरियड दे दें, 1.5 साल का पीरियड दे दें, और आज बॉम्बशेल गिराया, आपने खबर पड़ी होगी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जी 4 से 5 साल लगेंगे तब्दीली आने में, इससे ज़्यादा और डिस्पोंडेंसी हमने देखा। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है ये आपको सुना दो, जिन्होंने कहा कि ये चुटकी बजा के कोई भी हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इन हालात में इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को 2-4 होना पड़ा, और तहरीक इंसाफ अब उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। अब असद उमर साहब हों या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो वो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। बतदरीज वो इक़दामात उठा रहे हैं जिन इक़दामात से मईशत में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। जी ये कैसे इक़दामात हैं जिससे मईशत में ठहराव जो है वो आना शुरू हो जाएगा एहतशाम साहब? देखिए बात यह सुंदर ज़मीर, जिस तरीके से मुझे बताया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी ठीक है, ब्लेम गेम किसी हद तक तो सियासत में चलती है, और ये कि हमारा रिजॉल्व करप्शन के ख़िलाफ़ तो रहेगा, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ रहेगा, हम करते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि प्रोसेस में मुझे कुछ करना भी है। लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। डेवलपमेंट बजट सुकड़ते यहाँ तक हो गया कि FBR कुछ कर नहीं रहा। वो कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स और कस्टम की वहाँ पे लड़ाई है, सियासत हो रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि जिस तरीके से IMF ने कहा है कि जी 5.4 ट्रिलियन का रेवेन्यू आप रखें, जबकि वो कहा जा रहा है 3900 अरब रुपए का, यानी 3.9 ट्रिलियन का जो मुश्किल से हम अचीव करेंगे। उसमें भी वो कहते हैं कि हमने सब्सिडी जो है ना वो काटी है, हमने डेवलपमेंट बजट को काटा है, हमने जो एक्सपोर्टर को रिबेट देनी थी वो पैसा जो देना था वो नहीं दिया। अब 3 चीज़ें ज़मीर जो बड़ी वाज़े तौर पर मुझे बताएंगी कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि FBR ने मुझे बड़ा दुखी किया है। FBR की परफॉर्मेंस, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है इसकी बिल्कुल ख़राब है, इन्होंने कुछ नहीं किया, और यही कहा जा रहा है कि लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि हिस्टोरिक शॉर्टफॉल जो है ना वो 450 से 500 अरब रुपए का होने जा रहा है। इस तो FBR की कारकर्दगी कहा जा रहा है कि ज़ीरो है। मतलब है उस लिहाज से वो कहते हैं कि जो कहा गया था, जो टास्क दिया गया था कि आपने रेवेन्यू बढ़ाना है, आपने टैक्स बेस बढ़ाना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने नए टैक्स पर के लेके आना, वहाँ पे कोई बात नहीं है। एक तो FBR प्राइम मिनिस्टर को, जिसको कहते हैं पंजाबी ज़मीर के मत्थे दुखना शुरू हो गए, ठीक है ना। दूसरा वो कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक, जहाँ पे आपके दोस्त बैठे हैं पुराने जी के बाजवा साहब, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे ये नहीं समझ आ रही, कहने वाले यहाँ तक बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कारकर्दगी कि बिल्कुल उनकी इंटरवेंशन नाम की रहेगी। उन्होंने डॉलर को जिस तरीके से रुपये का खिलवाड़ डॉलर के अगेंस्ट हुआ कि कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा। अब भी आप देख लें 145 रुपये, उसके बाद आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन यह है कि सेंट्रल बैंक का रोल जिस तरह होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि वैसे बिल्कुल नहीं है, और वो जो एक इंटरवेंशन करके चीज़ों को ठीक करना होता है, जैसे बुंदस बैंक जर्मनी का करता है, रिजर्व बैंक अमेरिका का करता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड करता है, वो नहीं किया। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो आपने देखा
उनकी फ्रस्ट्रेशन दोबारा मुझे बताया गया कि 5 अरब रुपया वापस करो जो आपने बिलों की मद में जायद लिया, वो नहीं हो रहा। और आपने देखा, हमने पहले भी बात की थी, पेट्रोलियम मिनिस्टर कहा है कि 90% लोगों को पैसा नहीं मिलेगा इस हवाले से। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अभी फिर ओगरा ने कह दिया कि जी 140 से 150% बढ़ाने की बात थी गैस के, और तकरीबन 70 से 80% बढ़ाने की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर को तो यही पता चल रहा है कि जी लोग कह रहे हैं कि हमें तो रिलीफ मिलना था, रिलीफ तो मिल नहीं रहा। ये सारी चीजें एहतशाम साहब इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्होंने बताई हैं। कुछ गवर्नेंस के लिहाज से उन्होंने कुछ कहा है कि मतलब कुछ चेंज करेंगे, वो तब्दीली बीच में आएगी कि नहीं? अब तब्दीली की बात तो इसकी तरफ मैं आऊंगी। पहले मैं इस पर कमेंट लेना चाहूंगी जमीर साहब का कि ये जो उन्होंने बताया कि एफबीआर हैज फेल्ड, स्टेट बैंक ने कुछ नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से भी जो है वो खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आगे कौन सी इस तरह की इस्लाहात या जो ये भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे तब्दीलियां आएंगी जिससे कुछ ठीक किया जा सकेगा? देखिए, इमरान खान साहब के मुतालिक सुना ये था कि वो जो है ना वो एक सख्त आदमी है, वो डूअर है, और वो अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो वो पड़ जाता है और वो फिर नहीं छोड़ता है चीज़ों को, और जिस तरह का उनका पुराना रिकॉर्ड जो है। अब बात यह है कि जो शाम साहब ने बताई है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक पहुंच चुका है। शाम साहब, मुझे आप बताएं कि जब ये चेयरमैन एफबीआर लगे थे उस वक्त हमने बातें की थी, पूरा मीडिया चीख रहा था ना कि खान साहब ये आपकी गलत चॉइस है, और ये ही वाज अ ब्लू आइड ऑफ द फॉर्मर शरीफ खानदान, उनका ब्लू आइड आदमी था, और ये कह रहे थे कि जी नहीं वो मीडिया तो अभी तक उस्मान गुजार साहब भी चीख रहा है। सुन ले ना, आगे उनकी तरफ भी आ जाते हैं आप, मतलब अच्छा। उसके बाद फिर गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से कि भाईजान ये वो शख्स है जिन्होंने अच्छा खासा एक बना हुआ काम, जो कि 200 अरब रुपए कहते थे, लेकिन वो 98 अरब तो कम से कम माने हुए हैं, जो स्विट्जरलैंड के बैंक्स में, स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सारा एमओयू साइन होने जा रहा था, और वो नॉमिनल आपकी स्विस गवर्नमेंट के साथ एक नॉमिनल सा डबल टैक्सेशन, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट होना था, जिससे कोई तूफान नहीं आना था, कोई आफत नहीं पड़नी थी। उन्होंने वो मामला तय हुए खुद जाना था, और ये उस वक्त चेयरमैन एफबीआर थे, और इन्होंने वो बहाना बना लिया कि जी मैं नहीं निकल सकता। ये वो स्टेट बैंक के इस वक्त सर जी क्या कहते हैं उनको, गवर्नर, ठीक है। तीसरी आ गई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। मैंने आपको उस दिन भी एक हमने खबर शेयर की थी कि एक्सक्लूसिव वो ऑडियंस दे रहे हैं एक कंपनी को जो एलपीजी इंपोर्ट कर रही है, और हम देखें एलपीजी, हम हमेशा ये कहते थे कि वो गरीब आदमी का फ्यूल है, जहां पे गैस हो जाएंगे, हमारी जितनी एनवायरनमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर का एक वो विजन है कि टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा, कि अगर आपका ये पहाड़ जो है वो चटियल पहाड़ बन जाएंगे, वहां तक एलपीजी पहुंचाने की बात होती थी कि सस्ते दामों। अच्छा, यहां नहीं, यहां छोटे छोटे शहरों के जो गिरदो नवाज जो छोटे कस्बे हैं वहां पे भी। तो शाम साहब, ये तीन चीजें तो आपने जो गिनवा दी, उन तीनों के ऊपर जो बंदे बैठे हैं, तो उनकी वजूहात तो समझ में आ गई। अब फ्रस्ट्रेशन जमीर साहब, इनको चेंज किया जाएगा? अगर आप कह रहे हैं कि एक बंदे को पिन पॉइंट किया जा सकता है कि ये इनकी वजह से पूरे इदारे की कारकर्दगी इस तरह है। अभी देखें, वहां पे आप लोग कहते रहे कि जी पंजाब में एक पत्ता तक, एक सुई तक नहीं हिल रही है, एक कागज नहीं हिल रहा। उन्होंने उठा दिए ना 14 सेक्रेटरीज तब्दील करके रख दी हैं जो काम नहीं कर रहा। आज ही कह रहे थे कि जो काम करेगा, चीफ मिनिस्टर ने बोला, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बुज़दार ने, कि भाई वही सरकारी अफसर रहेगा जो काम करेगा, वरना उसकी हमें जरूरत नहीं है। बात यह है कि अगर उनका चीफ मिनिस्टर ये कर रहा है, ये कल नोटिफिकेशन हुए, आज हो गया, आईजी चेंज हो गया, तो क्या इमरान खान साहब को क्या मसला है कि इन तीनों बंदों को, चलें पेट्रोलियम मिनिस्टर को मैं कहता हूं कि उनको आपने नहीं चेंज करना, वो आपके एक पॉलिटिकल जो है आपका नहीं अलाय नहीं, मतलब एक पॉलिटिकली इलेक्टेड बंदा है, आपकी पार्टी का बंदा है, बड़ा वोट लेके आया है चौई निसार के मुकाबले में बहुत, वो आपने उसको नहीं चेंज करना, मैं मानता हूं। लेकिन ये चेयरमैन एफबीआर जो आप आज हमें श्याम साहब बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की फ्रस्ट्रेशन इन दो इश्यूज पे निकली है, इंटरेस्ट रेट कहां से लेके कहां उठा के चला गया है, 6.5% से 11.5%। आप फिर बताएं, इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं होगा तो और क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन जो है, अब आपने एमनेस्टी स्कीम लाए हैं, चलें अल्लाह करे इसके रिजल्ट आ जाएं, लेकिन बात यह है कि विल होती है रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट की। क्यों है श्याम साहब? ठीक कह रहे हैं। और मुझे साथ में भी बता दें, उन्होंने कहा नए लोग लेकर आए। पहले भी जो है ये बात इमरान साहब कह रहे कि मैं नए लोग कहां से लाऊं, इन्हीं लोगों में से जो है लेकर आना है ना। फिर अगर उनकी परफॉर्मेंस आई बेट उन्होंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि जब ये आएंगे तो ऐसी होगी। इशरत हुसैन जैसे बंदे लिए हैं, सुंदर से ज़मीर, मेरी खबर के 3 और पॉइंट्स हैं जो बहुत बड़ी खबर के जुमरे में आते हैं जी।
एक तो जो आपने पहले मैं ये बता दूं, जो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर इरशाद हुसैन, इस पे भी सवालिया निशान है कि एक टास्क फोर्स बनाई गई थी सिविल सर्विस रिफॉर्म की और चीज़ें ठीक होनी थी, वो कुछ नहीं हुई। खुसरो मुख्तियार साहब ने जो रिफॉर्म करनी थी वो कहा जा रहा है कि वो उस फ्रंट पे बिल्कुल खामोशी, और किसी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ठीक। अब 3 चीज़ें जो ज़मीर खबर की है ना, एक तो कहा जा रहा है, मुझे बताया गया कि जी ये बजट तो ये पेश करेंगे, ज़मीर मार्क माई वर्ड, बट मैं सर बिल्कुल ये बजट तो पेश करेंगे। अगला बजट वो कह रहे हैं कि जी कुछ समझ नहीं आ रहा कि जी क्या होगा। और ये कौन सा बजट होगा सिंस दे हैव बीन हियर? ये तो दूसरा बजट होगा ना, वर्चुअल देखा जाए तो बड़ा बजट। वो मेन बजट तो उन्होंने नहीं दिया, अभी नहीं दिया ना। चले मेन बजट ये इनका पहला बेसिकली फुल फ्लैज होगा, पूरा फुल फ्लैज जो है वो पहला बजट इनके थे, 3 बजट बिल्कुल है, और अब ये फुल फ्लैज मिनी बजट्स दिए। अब वो कहा जा रहा है कि नवंबर में जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ जो वो रिटायर होंगे, दिसंबर में चीफ जस्टिस साहब खोसा साहब रिटायर होंगे। कहते हैं कि ये इस तनाजुर को आप भूलना नहीं आपने कि आगे क्या होगा। एक खबर का ये किस्सा है। दूसरा खबर का हिस्सा ज़मीर जिसकी तरफ आपने थोड़ा सा इशारा किया था, 5 नाम हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने रिकमेंड किया था कि इनको अपने पास रखें या ये ख़ुद लेके गए थे, वो मुझे 5 नाम लिखवाए गए हैं। अरबाब शहजाद साहब, अरबाब जहांगीर साहब, जहांजेब खान साहब और शहजाद अकबर साहब, ठीक है ना, जो अब ये बैरिस्टर एंटी करप्शन के जी, इनको बिठा के पूछा जा रहा है कि जी बताएं, आपको हम लेके आए थे एक स्पेशल टास्क दे के, क्या हुआ? और लोगों की नज़रें आप में हैं, जो डिलीवरी होनी चाहिए थी अभी तक नज़र नहीं आई। तीसरी चीज़ जो है ना ज़मीर, जिस पे वो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत जिटरी हैं कि भी लोग मेरी पार्टी के बारे में बाहर बैठ के हर जगह गॉसिप कर रहे हैं कि पार्टी के 2 बड़े स्टालवर्ट्स लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अगरचे और जहांगीर तरीन साहब ओपनली एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से वो जो मैसेज जा रहा है वो तो एक ग्रुपिंग हुई है। इसका तनाज़र यह है कि ज़मीर आपको एक खबर ब्रेक कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब को बाकायदा एक्टिवली हर बात में प्राइम मिनिस्टर ने इन्वॉल्व करने का फैसला कर लिया है। But he can't do that, can he? He cannot do that, लेकिन एक्टिवली से मुराद है कि प्राइवेटली उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। आपको याद होगा कि वो ये ऐसा ठीक है करना? देखिए शाम साहब, अगर आप थोड़ा सा याद करें, जिस दिन ये इन दोनों की लड़ाई हुई थी उस दिन मैंने आपको एक खबर बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जहांगीर खान तरीन का एक ऑफिस है, एक कमरा है जहां वो जाते हैं, और कहा यह जाता है कि उस वक्त की उनके आने जाने की और उस कमरे में बैठने की फुटेजेस वगैरह सीसीटीवी वगैरह पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो पब्लिकली, और ना ही फोटोग्राफर और कैमरामैन। ऑफिशियल मीटिंग्स में जब, अब मैं आपको शाम साहब आपने जो बात की है ना, इसमें छोटी सी बात करूंगा। इमरान खान साहब ऑफिशियल मीटिंग चेयर करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जब वो फोटो ऑप और मीडिया ऑप खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में उसी वक्त जहांगीर तरीन साहब को बुला भी लेते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस के साथ मीटिंग में भी। ये मैं आपको बावसूख मुझे एक बात समझा दीजिए इसी से कि उस मीटिंग में चाहे कैमरास और मीडिया की प्रेजेंस ना हो, वहां पर सबकी प्रेजेंस होती है फ्रॉम द पीपल फ्रॉम हिज पार्टी। तो ये बात नहीं, वो स्पेशल ऑन रिक्वेस्ट बुलाते हैं, लेकिन ये बात ठीक है वाज़ेह तौर पे उनकी इनपुट जो शाम साहब कह रहे हैं ना, अपने क्लोज एड्स को और की मिनिस्टर्स को उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया है कि JKT का एक बहुत बड़ा रोल है, वो गो गेटर है, उसने काम करके दिखाया। जब पार्टी को जिस तरह की जब ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, वो अब हमारे साथ नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नायली उनकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से नवाज साहब की हुई है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि जी जिस तरीके से उनका दिमाग है, जिस तरीके से वो एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं, इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट वो पॉलिटिकल विल उनमें सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, तो शाह साहब बहुत नंबर दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि चाहे वो जितने भी काबिल हैं या वो गो गेटर हैं, जो उनके ऊपर इस वक्त जो एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो इस सब में नहीं आ सकते, बेशक वो जितना भी अच्छा काम करें, क्या वो लीगल जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो सकती है? ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और आर्मी चीफ की, उसमें किन खदशात का इजहार हुआ, ये भी शाह साहब हमें बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। बिफोर वी मूव ऑन, जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और इमरान खान की, उसमें किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, उससे बात करने से पहले से जो आपने 5 नाम बताए हैं वो ज़रा मुझे दोबारा बताएगा। मैं इस पर ज़रा कमेंट लेना चाहूँगी ज़मीर साहब का कि किन किन चीज़ों के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल और क्यों जो है इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। क्या नाम थे? अरबाब शहजाद, अरबाब जहांगीर, जहांजेब खान, शहजाद अकबर बैरिस्टर साहब हैं,
और परवेज़ खटक, ये तो वजीर हैं। जी ज़मीर साहब मुझे बताइए जरा पहले तो ये मुझे मालूम नहीं है कि शहजाद अकबर साहब जो एडवोकेट हैं उनका भी ताल्लुक केपी से है कि नहीं है, लेकिन ये बाकी चार तो सर मुझे लगता है परवेज खटक साहब मेरे ख्याल में हमारे केपी के ही दोस्त हैं। और सर एहतशाम साहब वैसे आपने बड़ा मजेदार बात की है, जो कारनामे परवेज खटक साहब और उनकी ये सारे चहीते जो वहां से आए हुए हैं, जो BRT पेशावर जो भी हो रहा है पेशावर बस ट्रांजिट सिस्टम का, मैं तो कसम खुदा की मैं कहता हूं कि तो फिर इमरान और अगर इनके लोगों के ऊपर तहफुजात या इनसे पूछा है कि ये तो शायद मेरा एसेट बनना था लेकिन ये मेरे लिए लाइबिलिटी बन गए तो शाम साहब तो फिर ये इसमें, लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर के हवाले से मुझे लगता है कि उसने कुछ 5-5.5 अरब रुपया अभी रिकवर किया है। और आपने जो ये बात की इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सब एक जगह से, इसकी सिग्निफिकेंस बताएं ना। केपी से सब देखे ना, वो जो ये अरबाब शहजाद साहब जो हैं, अब वो जनाब उनसे सारी ब्यूरोक्रेसी चलती है। फिर आजम खान साहब का नाम नहीं लिया लेकिन वो भी इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, ठीक है, उनसे भी ब्यूरोक्रेसी सारी मतलब जो है खान भी है, ठीक है, वो भी है, ठीक है। तो ये वो सारे लोग हैं जो थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं। अब बात ये है कि इशरत हुसैन साहब के हवाले से जो शाम साहब ने बात की, फिर खुसरो बख्तियार साहब का शाम साहब ने नाम लिया, हम ये उस वक्त कह रहे थे कि ये डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ये दे आर स्पेंट फोर्स, ठीक है, वो बैठ के किताबें लिखें, स्टेटस को के मास्टर हैं, स्टेटस को मेंटेन करने के और वो जो होता है, लेकिन बाकी लोगों को आप कोई काम करने वाले लेके आए। मुझे नहीं मालूम, खुसरो बख्तियार से बड़ी उम्मीदें थी कि जी प्लानिंग का ये आएगा तो ये एक बड़ा डायनेमिक होगा, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट जो था वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स रहा है एक जमाने में, तो उससे हटके पे उससे आगे उसकी सोच नहीं है कि बेसिकली आपने प्लानिंग को क्या पुश देना है और इससे आगे चीजें कैसे लेनी है। तो ये मैं समझता हूं जो नाम दिए ना इनके पीछे यकीनन वजह है, और इमरान खान साहब को फिर दोबारा देखना चाहिए कि ये जो केपी में काम गुल खिला के आए हैं, जिसको कहते थे कि जी इतना बड़ा रोल मॉडल बनाया है हमने केपी को सीएम पिछले 5 साल में सूबे को, तो उसमें हमें तो अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं, वो स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भी, गो स्कूल, अस्पतालों के हवाले से भी, ये सारी चीजें। एहतशाम साहब आप भी कोई क्रेडिट नहीं देंगे केपी में? कोई आपको लगता है तब्दीली नहीं आई है? देखिए बात है कि बाज़ औक़ात कोई आप 10 काम कर रहे हैं, उसमें से एक काम जो बड़ा आपने बड़े पंपन शो से किया होता है उसमें खराबी पैदा हो जाए। अभी देखिए ना 22-23 बिलियन से शुरू होकर 70 बिलियन रुपीज़ तक चला गया। मैं 2 हफ्ते पहले मैं पेशावर होके आया हूँ वहाँ पे, और आप यकीन करें टू माई अटर डिसअपॉइंटमेंट पूरा शहर खुदा हुआ है और किसी को कुछ नहीं पता ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी। और जनाब हैंडल जो है ना उसका बस का, वो अंदर की तरफ लगा है बजाय बाहर की तरफ के लिए। इतनी कॉमन मिस्टेक्स कितनी मतलब इंपोर्टेड नहीं है, आई है ना उनकी हालत बता रहा हूँ ये। और दूसरा ये कि जो वो ट्रैक बना ना उस पे रक्षा भी चल रहा है, उस पे साइकिल भी चल रही है, उस पे गधे भी चल रहे हैं। लेकिन अब आप ये क्या गवर्नेंस, किस चीज को आप जो है आप ब्लेम देंगे कि अगर ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, स्पेशली व्हेन सो मच मनी इज इन्वेस्टेड। सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है कि गैस की पाइपलाइन बीच में से गुजर रही है, वो तो फिर बाद में चीजें उन्होंने लाहौर भी जो How can you be so lenient in this? एहतशाम साहब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि क्या किन तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इज़हार किया गया है, ये जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ में। देखिए अब वैसे तो अब इस हवाले से ज़ाहिर है 1-on-1 मीटिंग होती है तो अब नहीं कह सकते कि क्या बातें हुई, लेकिन जो हमें कुछ पता चला है वो ये है कि एक तो ये है कि जी ये जो अब बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं इस पर बड़ा सीरियसली इस पर सोचा गया, और फिर बहुत से हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान की तरफ से ये पुलवामा का जवाब जो है ना वो इस तरह देने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो खैर बड़े अरसे से लगे हुए हैं, कुलभूषण हमारे पास बड़ा बैठा हुआ उनका मतलब जो खुद माना वहीं से पकड़ा गया था ईरान से आते हुए। एक तो यह है कि जी इसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, आज तीसरा दिन है बाई दी वे वो सड़कों पे बैठे हैं, वो रो रहे हैं बेचारे उनको। और फिर आप देख लें जिस तंजीम की तरफ से दावा किया जाता है, एक लेटर भी छपा है, आई डोंट नो किस हद तक सही है कि नहीं है, लेकिन फेक ही हो, लेकिन सवाल यह है कि वाई एवरी टाइम दे आर टारगेटेड, क्यों ये आप पाकिस्तानी नहीं है, आपके शहरी नहीं है, क्या हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, कोई इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं हो सकता? आए दिन उनके साथ इस तरह का वाक़यात होते हैं, क्यों फ्री हैंड किसको दिया? इस पर सोच बताया गया कि जी बड़ा सीरियस एक्शन लेने की बात हो रही है, किस तरीके से भरपूर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। और फिर ये एक मैसेज सुंदस यहाँ से जाता है कि जी इनसिक्योरिटी है पूरे बलूचिस्तान में, चीज़ें ठीक नहीं है। और फिर साहब अब आपने ये बात छेड़ी दी है तो मैं थोड़ा सा जो है ना हमेशा हम जब भी इसके ऊपर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब अपोजिशन में थे तो क्या एटीट्यूड था, जब गवर्नमेंट नहीं थे और अब क्या एटीट्यूड है। ये कुछ ट्वीट्स हैं 2017 से 2013 से, ये 2013 की दो हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कंडेम भी किया है इसको, और उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि वो उनके साथ है। लेकिन इसमें एक बात उन्होंने की, ट्रैजिक न्यूज़ फ्रॉम क्वेटा, कंडेम
द जेनोसाइडल कैंपेन अगेंस्ट शियास पर्टिकुलरली हजारास। और ये एक बात जो है, अगर किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जो है ऑन द बेसिस ऑफ फेथ टारगेट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल जो है जेनोसाइड के उसमें ही आता है। फिर उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर ओनली चोज टू विजिट बहावलपुर, आवर पीपल आर इन मोर्निंग इन क्वेटा एंड पाराचनार आल्सो। इज नवाज शरीफ नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एंड फाडा? दिस इज 2017। अब 2019 में ये अनफॉर्चुनेट वाकया दोबारा जो है पेश आया। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं वहां विजिट करने के लिए? आ सकते थे सर, इतना कोई बड़ी बात नहीं। देखें सियासी तौर पे भी कितना नुकसान हो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने सवाल उठाया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब किधर हैं, उनकी फुर्सत नहीं है उनको कि वो जाएं वहां आके देखें जो लोग। ये सिर्फ बयान, फिर ये सिर्फ बयानात हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट में नहीं होता वो ये बयान दे देते हैं। सुंदर एट द एंड ऑफ द डे फिर अफसोस होता है, हम यही कहते हैं कि सियासत इतनी ज़्यादा है, लोगों की कंपल्शन इतनी ज़्यादा है, मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो शायद इस्लामाबाद छोड़ना इतना आसान नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब दौड़े दौड़े इस्लामाबाद दौड़े दौड़े वहाँ तो जाते हैं, लाहौर तो जाते हैं आपके वज़ार साहब को बचाने के लिए। ज़मीर साहब आप मुझे बताइए, लेकिन मैं ज़मीर एक बात बताऊं, खुद एक बात कंडेम की हो पहले हिस्ट्री में तो फिर आप उसके ऊपर खुद अमल क्यों नहीं करेंगे? इस्लामाबाद में बाकी जगहों पे सब जगहों पे ये बुज़दार साहब के हवाले से वो कहते हैं कि जी इफ़ यू डोंट स्विम इन पंजाब यू ड्राउन इन इस्लामाबाद। तो मतलब आप जिस तरीके से जिस तेज़ी के साथ आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ने टोटल हाथ खड़ा कर दिए। ठीक है वो भी आप बताएं, इनसिक्योरिटी है, ठीक है वो भी आप बताएं। आपके अब सवाल ये है कि अगर आपको पंजाब के बारे में कहा जाता है यही असल पाकिस्तान है, यहाँ अगर डिलीवर नहीं करते तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, और फिर यही सिनेरियो बाकी जगहों पे चाह रहा है। जी ज़मीर बताइए। नहीं, मैं सुंदर पहली बात तो ये है कि मतलब आई एग्री कि आपने खुद 2017 में अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर क्या सिर्फ मतलब इन बलूचिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो आज इनकी ये सबसे बड़ा सवाल, वो अगर खुद अपने आप को शीशे में देखें तो ये सबसे बड़ा सवाल इमरान खान साहब से किया जाएगा कि क्या आप हजारा कम्युनिटी के पास नहीं जा सकते थे? जब पहले हुआ था तो सब गए थे, नवाज शरीफ नहीं गए थे, तो आपने इतना क्रिटिसाइज किया था। तो ये बात है कि आपको सोचना चाहिए कि क्या आप बलूचिस्तान को उस तरह वैल्यू नहीं देते, और जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से हजारा की तरफ, फिर वो यकीनन बहुत बड़ी, और सर पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो चुकी हुई है। बहुत सारे हजारा जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में माइग्रेट कर गए अपना पूरा बिजनेस, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी है बलूचिस्तान की, इनको टारगेट चलें। अब शाम साहब जो आपने जो बात की है ना, वो मैं ये बिल्कुल आपने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, और खास तौर पे आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से पहली दफा एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, वापस आएंगे यहीं से करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे नैब पे भी, और जो इस दफा उन्होंने कहा है कि वो खवातीन के नैब जो है वो इज्जत करती है और वहां पर जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी या जो है तफ्तीश नहीं की जाएगी। इस पर भी हम बात करते हैं। थोड़ा सा एक अगेन डिफरेंस इन जो है ट्रीटमेंट वो नजर आ रहा है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। ज़मीर साहब, बिफोर वी मूव ऑन टू नैब का जो अब दोबारा से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इन ट्रीटमेंट, उससे पहले जो कारकर्दगी के ऊपर आप बता रहे थे कि आपके पास भी एक खबर है, वो बताइए। बिल्कुल, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं शाम साहब ने, और जिसकी वजह से इस वक्त पूरी कौम आवाम जो है भुगत रही है, और जो हमने जो शॉट भी सुनवाया है कि असद उमर के पास जो है कोई वो चुटकी बजाकर जो है वो नहीं ठीक कर सकता। बात यह है कि चुटकी बजाने की बात नहीं हो रही है, 8-9 महीने होने को हैं, और रिलीफ तो छोड़े, मतलब जो बेहतर जो जिस तरह दुनिया चल रही थी वो भी नहीं चल रही, अब उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं लोग। आप ही बता रही थी कि ग्रोसरी जो है वो इट हैज एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय 70 to 80%। आपकी जेब के ऊपर जो डाका पड़ा है, 1 रुपया जो है वो चवन्नी जितना रह गया हुआ है, तो वो तो एक है। अच्छा हम सब इन्हीं सूरत हाल पर एक बहुत ही इनके इमरान खान के खास दोस्त, और वो पढ़े लिखे और वो साबिक बैंकर भी रहे हैं और इंटरनेशनल भी नाम ले बैंक्स में, बिल्कुल चले। नईमुल हक साहब के हवाले से, एक जराए के हवाले से मुझे ये पता चला है कि नईमुल हक साहब ने भी, उन्होंने कहा कि यार मैं भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी समझता हूं, और मेरा ख्याल में शाम साहब नईमुल हक साहब बड़े अंग्रेजी अखबारों में मज़ामीन भी लिखते रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, तो उनको समझ बूझ है इकोनॉमी की। तो उन्होंने इमरान खान साहब के पास कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट लेके गए, और उन्होंने कहा कि खान साहब जो असद उमर बता रहे हैं ठीक है आप वो भी, लेकिन आपके पास एक इंडिपेंडेंट व्यू भी होना चाहिए
चाहिए ताकि आपको पता हो कि क्या किया जा सकता था बेहतरी के लिए और क्या नहीं किया गया, रीवैल्यूएट करवाया। हाँ एग्जैक्टली। और अब ये जो है ना काउंटर चेक करें और उसमें फिर कुछ सजेशंस भी दिए इन्होंने, और वो इन्होंने कहा है कि जितने इदारों को खत लिखे जा रहे हैं कि उनकी जो जमीनें हैं, ये नईमुल हक साहब ने सजेशन दिया है कि जी उनकी जो जमीनें हैं वो रिक्लेम करवाई जाएं और उसके ऊपर मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो है, और खास तौर पर फिर जहां पे जिन इदारों की जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को लीज करके दें ताकि वो वहां पे जो है उसको उनको दोबारा हरा भरा करें और खेत खलियान में और फिर वहां कैश क्रॉप्स लगाएं, मतलब रीवैल्यूएशंस भी दी है, सजेशंस भी दी हैं और उनको एक इम्पार्शियल व्यू भी दिया है। और फिर अपने तहफुजात भी बताए हैं असद उमर के हवाले से। अब ये तो थी नईमुल हक साहब की जो मैं आपको बता रहा हूं। जो आप बता रहे हैं, नईमुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर के बड़ा करीब हैं, रहते भी ज्यादातर उधर ही हैं, और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनका आज का नहीं 50 साल का उनका बहुत पुराना ताल्लुक है। बैंकर थे जब, तो वो लंदन में थे और इमरान खान साहब के अकाउंट सर वो इतना मतलब जो है ना उनकी बात सुनते हैं वो नक्को नक हुए थे नईमुल हक साहब भी। अब मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई लेकिन जराये के हवाले से ये सारी चीजें। अच्छा अब मुझे बताइए कि ये जो अभी हम सुन रहे थे जो जिस तरह गए हैं गिरफ्तारी के लिए, फिर गिरफ्तारी नहीं हो सकी, फिर बड़ा जो है मरियम औरंगजेब ने भी स्टेटमेंट्स दी इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि वो आए हैं, उन्होंने बिल्कुल चादर चार दीवारी का एहतराम किए बगैर जो है वो आ गए वहां पर। और उसके बाद प्रेस रिलीज जो आई है जिसमें कहा गया कि चेयरमैन नैब की जानिब से फैसला किया गया है कि शरीफ फैमिली के तमाम केसेस की बराह रास्त निगरानी वो खुद करेंगे। ताहम जस्टिस जावेद इकबाल ने नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली के जो समन्स थे या जो उनको बुलाया गया था इसको कहेंगे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। अब मुझे बताएं कि अगर इस केस को कंपेयर किया जाए जो स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जिस तरह गिरफ्तारी हुई थी और जब वो गए थे और तब भी इसी तरह का बिल्कुल शोर मचा था। तो कहा गया था कि इसमें क्या चादर चार दीवारी, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपको लगता है कोई डिफरेंस? वैसे श्याम साहब मुझे ये बताएं कि ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? ये जी प्रेस रिलीज है 15 तारीख की, आज जो आई है लाहौर में मीटिंग्स के हवाले से जो आपने पढ़ी है, ठीक है। अब ये है 13 तारीख की जिस दिन हमजा शहबाज ने इन पे इल्जाम लगाए ना, वो डिग्री और जाली डिग्री और HEC की और ये सारे मामलात, उस दिन जनाब ये फिर इस्लामाबाद नैब से प्रेस रिलीज जारी होती है और इसमें यह कहा जाता है नैब चादर और चार दीवारी और ख्वातीन का एहतराम करता है। शरीफ फैमिली की ख्वातीन को बुलाने का मकसद दरअसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मौसूल शिकायत की रोशनी में तहकीकात करना है, जिसके मुताबिक शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में खतीर रकम की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। नैब उम्मीद करता है कि हमजा शहबाज नैब पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय अपने खिलाफ मुबैना तहकीकात का जवाब पेश करें, क्योंकि नैब किसी दबाव की परवाह किए बगैर कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखने पर यकीन रखता है और एहसाब सबके लिए पॉलिसी पर मतलब एक जैसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब आप मुझे बताएं, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या हमारे लिए काबिल एहतराम है ख्वातीन, सबकी माँ बहनें हमारे लिए सबके लिए काबिल एहतराम है। नैब क्या वहां पे बदमाशी करने गया था? वहां पे अकाउंट्स की डिटेल्स आई हैं कि नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में पैसा आया है। ये जो राबिया इमरान है, इनका मियां जो है वो पहले ही मफरूर है इमरान अली, हाँ, जो इनका बहनोई है हमजा शहबाज साहब का, इमरान अली साहब वो दामाद है, उनका बहनोई है, हाँ जी, अली इमरान साहब वो मफरूर हैं, लंदन जाके वापस ही नहीं आए। इनके भाई क्या नाम है जी, सलमान शहबाज साहब, वो भी वापस आने का नाम नहीं ले रहे, लंदन बैठ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं लंदन। अब बात यह है कि जब आपके ऊपर चीजें आती हैं तो आपको बहुत इज्जत से बुलाया जाता है, और हमेशा नैब इस तरह बुलाने अगर जाता है या नोटिस सर्व करता है तो नोटिस सर्व करने में क्या बुराई है? आपको नोटिस सर्व हुआ, आप आ जाएं, आके नैब ऑफिस में अपना मौकफ दे दें और लिख के भी दे दें, साथ सारी डिटेल्स दे दें। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये चेयरमैन नैब साहब पे क्या दबाव है। आपको लगता है ये दबाव था? आपको लगता है कि दबाव था या फिर? और ये 13 तारीख को कह रहे हैं कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हमजा शहबाज साहब को वार्न कर रहे हैं। आपको एहतशाम साहब कोई दबाव नजर आता है? आपको लगता है कि ये आफ्टर थॉट थी जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि शायद जरूरत नहीं है उनको बुलाने के लिए, तो नहीं बुलाया जाएगा और निगरानी में केस किया जाएगा? और प्लीज डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर जरूर आपने यहाँ पर बात करी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है सुंदर, के जिस तरीके से मेरा ख्याल है
आप ऑब्जेक्शनेबल तरीका कहें या भोंडा तरीका कहें, मतलब एक तरीकाकार अगर प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया होता तो मेरा ख्याल है शायद उनको मौका ना मिलता। बहुत सारे हवालों से तो हमें ये भी बताया गया कि जी वो जिस तरीके से हमजा शहबाज ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जी मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि जी हमारे घर को तो सराउंड कर लिया गया है और जनाब लोग आ गए हैं छापा मारने के लिए, ये करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद बंदा परेशान होता है, जबकि फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जी ऐसी बात नहीं। देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि भाई आप 51 साल इन दोनों पार्टियों ने हुकूमत की है, 26 साल PMLN ने और 25 साल पीपल्स पार्टी ने की है। करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़ी सीरियस ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे नाम जवाब दें कि आपको जब कहते हैं कि इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई डिफरेंस इन ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप सिर्फ इन दो केसेस को मद्देनजर रखते हुए जो स्पीकर सिंध असेंबली का केस था और ये जो आप केस है, आपको डिफरेंस इन ट्रीटमेंट नजर आ रहा है कि नहीं? यस और नो? एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। नहीं, मुझे वो उसमें कोई नजर नहीं, कोई ट्रीटमेंट आपको नजर नहीं। सवाल इसके तरीकाकार जो है ना वो ऐसा था कि जिससे जमीन आसमान का फर्क है। उसके घर के अंदर घुस गए थे ना, यहाँ तो वो बिल्ली हो गए हैं। यहाँ पर चले गए, फिर पहले शहबाज, हमजा शहबाज को पकड़ने में बिल्ली हो गए, नैब जो है 2 दफा गए, बड़ा धूम धड़के से लेने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, नहीं कर सके। लेकिन आपको डिफरेंस 85 अरब रुपए से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामला निकल आए हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू शो। जाने से पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि आपको क्या कोई डिफरेंस नहीं नजर आता इन द ट्रीटमेंट, इस केस को जिस तरह हैंडल किया जा रहा है और सिंध असेंबली के स्पीकर को जिस तरह जो है उस केस को हैंडल किया जाता है, आप कहते हैं आपको नहीं फर्क नजर आता? बात ये कि सुंदस मुझे यूं जरूर लगा है कि नैब ऑफिशियल जो है ना दबाव में आए थे और ये सिनेरियो बिल्ड होना शुरू हो गया था जब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए पिछले सैटरडे को वो गए थे और आपने देखा 5-6 घंटे वो जो बाहर ड्रामा लगा रहा और जो मामलात हुए, फिर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें हमजा शहबाज सीढ़ी लगा के दूसरे अपने घर से साथ वाले घर में जा रहे हैं, कन्ना टप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इतनी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब लोगों ने इतना शोर किया था PMLN की लीडरशिप ने, उनके ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों ने। उसके बाद फिर ये वाक़या फ़ौरन ही आप देख लें कि ये बैक टू बैक हुआ कि नोटिस भेजे गए और नोटिस भेजने में मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनको देखना चाहिए था कि किस तरीके से नोटिस को आपने भिजवा के और उनका वो उससे जवाब लेना है। तो प्रोसीजर थोड़ा फ्लॉड है, लेकिन कोई आपको खास डिफरेंस नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि वन ऑफ किस्म की चीज़ हुई थी वहाँ पे, क्योंकि 2 दफ़ा तो नहीं गए थे। नहीं सर, ये आपने कहा ना कि हमजा शहबाज ने बोला है कि उनको उनकी बहनों का फोन आया कि जी इस तरह पुलिस आ गई, नैब आ गई है। वहां पे जब गए थे आगा सिराज दुरानी के घर, तो वो तो अंदर चले गए थे, वहां पीपल्स पार्टी वाले बाहर खड़े होकर नारे नहीं लगा रहे थे नैब के खिलाफ और PTI की हुकूमत के खिलाफ। वो तो पूरी लीडरशिप वहां पे चली गई थी। अगर आपको याद हो वो विजुअल्स हमारे पास थे, वहां पे शेरी रहमान और पता नहीं वो सईद गनी, मेरा एक जवाब है, पता नहीं कौन चोई शुजा साहब ने जो आज कहा है ना, आप देखें बहुत बड़े लीडर हैं, आजकल बीमार रहते हैं। उन्होंने कहा, पूछा कि जी शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात लग रही है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ डील नहीं हुई तो ढील उनके साथ जरूर हो रही है। तो ये तो उनके साहबजादे हैं। अब कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि दोनों लंदन में हैं, चाहे शहजाद भी लंदन में है और शहबाज शरीफ भी लंदन में है, तो पता नहीं मामला। टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया। जमीर साहब, अगर आप मुझे सिर्फ बता दें कि अभी हनीफ अब्बासी साहब जो निकले हैं, उनकी तबीयत जो हमने पहले देखी और अब जो देखी, आप माशाल्लाह खुद लॉयर हैं। अच्छा साहब, मैं इनसे पूछ रहा था कि बात यह है कि कोई ना कोई जज जो है कितना फ्लॉड हो सकता है उसका जजमेंट, कि अगर वो उम्र कैद दे रहे हैं तो भाई कोई ना कोई रीजन नहीं है, कोई ना कोई रीजन तो होगी ना उम्र कैद सजा की। और यहाँ पे सर मैं ये देख रहा था, ये तस्वीरें देखें सर जरा, जो इन्होंने मतलब वो हार पहने हुए हैं, निकले हैं और लालियां मुंह से टपक रही हैं। और 5 दिन पहले या 10 दिन पुरानी तस्वीर जो इनकी, जो ये जी हार्ट के पेशेंट हो गए तो मर गए तो लुट गए, ये पड़े हुए, ये देख लें आप तस्वीर कि जी वो जी बस मर गए, अभी गए के गए और जनाब हार्ट का ये बुरा हाल है। और ये कितने दिनों में बाहर आते हैं। तो अदालतें, हमारी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या बाकी लोग जो वहां पे जो मुख्तलिफ केसेस में, अभी मैं अगले दिन देख रहा था 19 साल बाद एक खातून जो है वो उसको बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकली है, कोई उसका जज जो है उनकी बेल लेने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों का क्या कसूर था श्याम साहब? ये प्रिविलेज लोग हैं भाई, देखिए कि प्रिविलेज लोग हैं। और एक और बात कि जो सजा होती है वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। जजमेंट में हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो जजमेंट आई उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बेल भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होती है। मतलब दोनों चीजें
चीजें जो है, अगर आपको बेल या सस्पेंशन ऑफ आपकी जो criticize सजा है, कर जो कुछ सकते हैं भी, उसको, हाँ। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं यही प्रिविलेजेस कर रहा हूं। एंड फास्ट फॉरवर्ड।